आज की कहानी है माँ का पक्षपात। एक माँ ने पूरी ज़िंदगी जिस बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार दिया वहीं उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला, और जिस बेटे बहू से उसने नफ़रत की वही उसकी आखिरी उम्मीद बने। गांव रामपुर में शारदा देवी का बड़ा सा पुश्तैनी घर था। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा करण। शारदा देवी की दुनिया राघव से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती थी। बचपन से ही उन्होंने कभी दोनों बेटों को बराबर नहीं माना। अगर राघव कोई गलती करता तो वह कहती बच्चा है सीख जाएगा, लेकिन अगर करण से जरा सी भी भूल हो जाती तो उसे घंटों डांट सुननी पड़ती। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए, उनकी शादी हो गई। राघव की पत्नी का नाम निशा था और करण की पत्नी का नाम काव्या था। काव्या बेहद सीधी, मेहनती और संस्कारी लड़की थी। सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सास ससुर के लिए दवा से लेकर खाना तक समय पर तैयार करती। लेकिन शारदा देवी की नज़रों में वह कभी अच्छी नहीं बन पाई। दूसरी तरफ निशा दिन भर अपने कमरे में रहती, मोबाइल चलाती, काम से बचती, फिर भी शारदा देवी उसकी हर बात पर मुस्कुराती और कहती मेरी बड़ी बहू जैसी कोई नहीं। काव्या हर रोज़ अपमान सहती, लेकिन कभी जवाब नहीं देती। करण कई बार अपनी माँ से कहता, माँ काव्या ने आपका क्या बिगाड़ा है? शारदा देवी हर बार गुस्से में कहती, इस लड़की ने तुझे बदल दिया है। पहले तू मेरी हर बात मानता था, अब बीवी के इशारों पर चलता है। करण चुप हो जाता क्योंकि वह अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहता था। एक दिन गांव के मंदिर में भंडारा था। पूरे परिवार को जाना था। काव्या सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाकर तैयार हो गई, लेकिन शारदा देवी ने सबके सामने कह दिया, तू घर पर ही रह, तेरे जाने से शुभ काम बिगड़ जाते हैं। यह सुनकर काव्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी अम्मा यह सब देख रही थी। उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा, बेटी कभी कभी भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लंबी लेते हैं। काव्या मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में न जाने क्यों यह बात बैठ गई। उसी रात घर के बाहर किसी ने पत्थर फेंका। पत्थर में एक मुड़ा हुआ कागज बंधा था। करण ने कागज खोला तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है वही सबसे बड़ा दुश्मन है। नीचे किसी का नाम नहीं था। करण ने सोचा कि शायद किसी की शरारत होगी और उसने वह कागज फाड़ दिया। लेकिन काव्या ने उस कागज के कुछ शब्द अपने मोबाइल में चुपचाप लिख लिए। अगले 2 दिनों तक सब सामान्य रहा। तीसरी रात फिर वही हुआ। इस बार घर के आंगन में मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा रखा मिला। उसके अंदर एक पुरानी चांदी की पायल थी और साथ में एक पर्ची। 20 साल पहले जो हुआ था उसका हिसाब अब शुरू होगा। शारदा देवी ने जैसे ही वह पर्ची पढ़ी, उनके हाथ कांपने लगे। पहली बार उनके चेहरे पर ऐसा डर दिखाई दिया जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत वह पर्ची चूल्हे में जला दी और सबको डांटते हुए कहा, किसी की बेकार की हरकत है, कोई इस बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन काव्या ने साफ देखा कि पर्ची जलाने से पहले शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसी रात काव्या पानी लेने उठी तो उसने देखा कि शारदा देवी अकेले आंगन में बैठी रो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, अगर वह सच लौट आया तो सब बिखर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। काव्या कुछ समझ नहीं पाई। अगले दिन उसने यह बात करण को बताई, लेकिन करण ने कहा, माँ शायद किसी पुरानी बात को याद कर रही होंगी। काव्या चुप रही, मगर उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिससे शारदा देवी इतनी डर रही थी, और वह राज पूरे परिवार को कैसे बर्बाद कर सकता था। उसी शाम गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसकी उम्र लगभग 60 साल थी। उसने घर के सामने खड़े होकर शारदा देवी को दूर से देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ बोले चला गया। शारदा देवी ने उसे देखते ही जैसे किसी भूत को देख लिया हो, उनके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और पूरे घर में किसी को बाहर न निकलने की हिदायत दे दी। लेकिन काव्या ने खिड़की से देखा कि जाते जाते वह अजनबी आदमी घर की दीवार पर कोयले से सिर्फ 2 शब्द लिख गया था,
मैं लौट आया। उन 2 शब्दों ने उस घर की शांति हमेशा के लिए छीन ली। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। शारदा देवी रात भर नहीं सोई थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पहली बार बिना किसी कारण काव्या को रसोई में बुलाकर कहा, आज जल्दी खाना बना देना। काव्या को यह अजीब लगा, क्योंकि जो सास कल तक उससे सीधी बात नहीं करती थी, आज उनकी आवाज़ में घबराहट थी। तभी बाहर डाकिया आया और एक पुराना लिफाफा देकर चला गया। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम नहीं था। शारदा देवी ने जैसे ही उसे खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर एक धुंधली सी पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में लगभग 20 साल पहले का वही घर दिखाई दे रहा था और घर के दरवाजे पर शारदा देवी किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर खड़ी थी। लेकिन तस्वीर का आधा हिस्सा किसी ने जला दिया था, इसलिए उस बच्चे का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तस्वीर के पीछे सिर्फ इतना लिखा था, झूठ चाहे 20 साल तक जिंदा रहे, सच सिर्फ एक दिन में जीत जाता है। शारदा देवी ने बिना किसी को दिखाए तस्वीर अपने ब्लाउज में छिपा ली, लेकिन यह सब काव्या ने रसोई की खिड़की से देख लिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा है। उसी रात जब सब सो गए, काव्या ने देखा कि शारदा देवी चुपके से घर के पीछे बने पुराने गोदाम की तरफ जा रही है। काव्या भी धीरे धीरे उनके पीछे चल दी। गोदाम का दरवाज़ा खुला और शारदा देवी अंदर चली गई। कुछ देर बाद अंदर से किसी आदमी की धीमी आवाज़ सुनाई दी, अब सच बता दो वरना देर हो जाएगी। यह वही अजनबी था जो 2 दिन पहले घर के बाहर दिखाई दिया था। शारदा देवी रोते हुए बोली, मैंने जो किया मजबूरी में किया था। अगर मेरे बेटे सच जान गए तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। आदमी ने ठंडी आवाज़ में कहा, परिवार तो उस दिन ही बिखर गया था जब तुमने एक निर्दोष की ज़िंदगी बर्बाद की थी। काव्या यह सब सुनकर सन्न रह गई। वह और सुनना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। आवाज़ सुनते ही दोनों चुप हो गए। काव्या डर कर भाग गई। अगले दिन सुबह शारदा देवी ने पूरे घर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी गोदाम के पास नहीं जाएगा। उन्होंने ताला भी बदलवा दिया। करण को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर राघव और निशा बार बार शारदा देवी से किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करवाने की बात कर रहे थे। हर बार माँ कहती अभी नहीं। यह देखकर पहली बार निशा के चेहरे पर भी बेचैनी दिखाई दी। उसी शाम काव्या घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे पुराने संदूक के नीचे एक छोटी सी लोहे की चाबी मिली। चाबी पर सफ़ेद रंग से सिर्फ एक अंक लिखा था, 7। उसे तुरंत याद आया कि गोदाम के ताले पर भी यही अंक बना हुआ था। रात को जब पूरा घर सो गया, काव्या ने हिम्मत करके गोदाम का ताला खोला। अंदर घना अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में धूल से ढकी पुरानी अलमारियाँ, टूटे बक्से और मकड़ी के जाले थे। तभी उसकी नज़र एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, किसी के सामने मत खोलना। काव्या ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक लाल रंग की बच्ची की छोटी कमीज, एक चांदी का कड़ा और दर्जनों पुराने पत्र रखे थे। सबसे ऊपर एक डायरी थी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी और के हाथ लगे तो समझ लेना कि सच बाहर आने का समय आ गया है। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आगे पढ़ने ही वाली थी कि अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने जल्दी से डायरी उठाई और पीछे बने छोटे दरवाजे से बाहर निकल गई। अगले दिन उसने अकेले कमरे में बैठकर डायरी पढ़नी शुरू की। पहले कुछ पन्नों में एक ऐसे परिवार का जिक्र था जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। फिर एक जगह लिखा था, जिस बच्चे को सब अपना समझ रहे हैं वह इस घर का नहीं है, और जिस बच्चे का इस घर पर सबसे बड़ा हक है उसे सबसे ज़्यादा नफ़रत मिली। यह पढ़ते ही काव्या के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से दरवाज़ा खुला। उसने घबराकर डायरी बंद कर दी। सामने शारदा देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर था।
उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, वह डायरी मुझे दे दो, अभी इसी वक्त, वरना जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। काव्या ने पहली बार उनकी आंखों में ऐसा भय देखा, जैसे आने वाला सच सिर्फ एक परिवार नहीं, कई जिंदगियां बदलने वाला हो। शारदा देवी की आवाज़ सुनकर काव्या कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ी रह गई। उसने डायरी अपनी पीठ के पीछे छिपा ली और बोली, माँ जी, इसमें ऐसा क्या लिखा है जिससे आप इतना डर रही हैं? शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, कुछ सच ऐसे होते हैं जो सामने आ जाएं तो पूरा परिवार बिखर जाता है। काव्या ने पहली बार महसूस किया उनकी सांस के अंदर वर्षों से कोई ऐसा दर्द दबा है जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही थी। लेकिन इससे पहले कि शारदा देवी कुछ और कहती, बाहर आंगन से राघव की तेज आवाज़ आई। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, माँ, वो आदमी फिर घर के बाहर खड़ा है। यह सुनते ही शारदा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह दौड़ती हुई बाहर पहुंची। दरवाजे के सामने वही सफ़ेद दाढ़ी वाला अजनबी खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक पुराना लोहे का बक्सा था। उसने सबके सामने कहा, 20 साल पहले तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारा अतीत लौटाने आया हूँ। पूरे गांव के लोग भी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। राघव ने गुस्से में उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और बोला, अगर दोबारा इस घर के पास दिखाई दिए तो जान से मार दूंगा। लेकिन वह आदमी जरा भी नहीं डरा। उसने मुस्कुराकर कहा, जिस घर की नींव झूठ पर रखी गई हो उसे मैं नहीं, सच गिराएगा। इतना कहकर उसने बक्सा वहीं छोड़ दिया और चला गया। सबकी नज़रें उस बक्से पर टिक गई। शारदा देवी उसे खोलने नहीं देना चाहती थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब जब बात पूरे गांव के सामने आ गई है तो सच भी सबके सामने आना चाहिए। कांपते हाथों से बक्सा खोला गया। अंदर कुछ पुराने कपड़े, अस्पताल की एक फाइल, एक टूटी हुई चांदी की पायल और एक खून से सना छोटा सा कपड़ा रखा था। सबसे नीचे एक सीलबंद लिफाफा था जिस पर लिखा था, इसे तभी खोलना जब झूठ तुम्हारा चैन छीन ले। शारदा देवी जमीन पर बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लिफाफा खोलने से मना कर दिया। तभी गांव के मुखिया ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। उसमें लिखा था, अगर यह पत्र पढ़ा जा रहा है तो समझ लीजिए कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरा नाम हरि नारायण है। 20 साल पहले इस घर में जो घटना हुई उसका मैं गवाह हूँ। उस रात तेज बारिश हो रही थी। एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी बदल दी गई थी। एक माँ ने डर और लालच में ऐसा फैसला लिया जिसका दर्द कई लोगों ने झेला। इससे पहले कि मुखिया आगे बढ़ते, अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में किसी के भागने की आवाज़ आई। जब लोगों ने टॉर्च जलाई तो देखा कि बक्सा खुला पड़ा है, लेकिन अस्पताल वाली फाइल गायब थी। राघव भी वहाँ नहीं था। कुछ ही देर बाद करण को घर के पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ कर पहुँचा तो देखा कि राघव जमीन पर गिरा हुआ था। उसके सिर से हल्का खून बह रहा था और वह बेहोश था। उसके पास वहीं अस्पताल की फाइल पड़ी थी। किसी ने उसके सिर पर वार किया था और फाइल छीनने की कोशिश की थी। गांव वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि जान को खतरा नहीं है, लेकिन होश आने में समय लगेगा। इधर काव्या ने मौका देखकर फाइल उठा ली। उसने जब उसे खोला तो उसकी सांसें थम गई। पहले ही पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, गोपनीय जन्म रिकॉर्ड। नीचे 2 बच्चों के नाम दर्ज थे, लेकिन किसी ने दोनों नामों पर काली स्याही फेर दी थी। आखिरी पन्ने पर एक डॉक्टर के हस्ताक्षर थे और सिर्फ एक वाक्य साफ पढ़ा जा सकता था, जिस दिन यह रिकॉर्ड खुलेगा उस दिन इस परिवार का सबसे बड़ा झूठ भी खत्म हो जाएगा। काव्या ने फाइल बंद कर दी। अब उसे समझ आ चुका था कि कहानी सिर्फ संपत्ति की नहीं बल्कि जन्म, रिश्तों और एक ऐसे अपराध की है जिसे 20 साल तक छिपाकर रखा गया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली दोषी कौन है।
शारदा देवी वह रहस्यमयी अजनबी या फिर राघव खुद? अस्पताल में राघव को होश आने में 2 दिन लग गए। पूरे परिवार की नज़र उसी पर थी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसने सबसे पहला सवाल पूछा, वो फाइल कहाँ है? यह सुनते ही काव्या समझ गई कि राघव को उस फाइल की सच्चाई पहले से पता थी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अस्पताल से घर लौट आई। उसी रात काव्या ने फाइल का एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ा। अस्पताल के रिकॉर्ड, पुराने दस्तावेज और एक डॉक्टर का हस्तलिखित बयान देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसमें जो सच लिखा था वह सिर्फ बच्चों की पहचान का नहीं था। असली राज इससे भी बड़ा था। 20 साल पहले शारदा देवी के पति मोहनलाल ने अपनी सारी जमीन दोनों बेटों के नाम बराबर बराबर करने का फैसला किया था। यह बात मोहनलाल के छोटे भाई महेश को मंजूर नहीं थी। लालच में उसने अस्पताल के एक कर्मचारी और गांव के एक दलाल की मदद से पूरे परिवार को झूठ में उलझा दिया। उसी साजिश के दौरान कई रिकॉर्ड बदल दिए गए ताकि भविष्य में कभी भी परिवार में विवाद खड़ा किया जा सके और संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। मोहनलाल को इस साजिश की भनक लग गई थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने सारा सच एक फाइल में लिखवाकर अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया था। वही फाइल अब काव्या के हाथ में थी। काव्या ने पूरी रात जागकर हर दस्तावेज की तस्वीर अपने मोबाइल में ले ली। अगले दिन उसने गांव के मुखिया, कुछ बुजुर्गों और अस्पताल के रिटायर्ड डॉक्टर को घर बुलाया। जब सब लोग आंगन में इकट्ठा हुए तभी राघव भी अस्पताल से लौट आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने काव्या से कहा, जो कुछ भी तेरे पास है मुझे दे दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार काव्या डरने वालों में से नहीं थी। उसने सबके सामने फाइल खोल दी। तभी राघव अचानक आगे बढ़ा और फाइल छीनने की कोशिश की। उसी समय करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों भाइयों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। तभी रिटायर्ड डॉक्टर ने ऊंची आवाज़ में कहा, बस अब और नहीं। मैं 20 साल से इस सच का बोझ ढो रहा हूँ। पूरा आंगन शांत हो गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चों की अदला बदली कभी हुई ही नहीं थी। यह सिर्फ एक झूठी अफवाह थी जिसे महेश ने जानबूझकर फैलाया था ताकि एक दिन परिवार टूट जाए। असली सच्चाई यह थी कि शारदा देवी को वर्षों पहले किसी ने विश्वास दिला दिया था कि छोटा बेटा करण उनके पति की आखिरी इच्छा के खिलाफ जाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर लेगा, जबकि बड़ा बेटा राघव उनका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। यह झूठ महेश ने ही उनके मन में भरा था। उसी दिन से शारदा देवी का व्यवहार बदल गया। उन्होंने अनजाने में राघव को सिर पर चढ़ा लिया और करण से दूरी बना ली। लेकिन उन्हें यह कभी पता नहीं चला कि महेश पर्दे के पीछे राघव को भी लालच सिखा रहा था। वर्षों तक राघव को यही समझाया गया कि सारी संपत्ति उसी की होनी चाहिए। धीरे धीरे उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने अपनी ही माँ के भरोसे का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने नकली कागज़ तैयार करवाए, माँ से धोखे से हस्ताक्षर करवाने की योजना बनाई और अस्पताल की फाइल भी गायब करने की कोशिश की। जिस रात वह फाइल लेने गया था उसी समय महेश का आदमी उससे भिड़ गया और धक्का लगने से वह घायल हो गया। यह हमला किसी दुश्मनी का नहीं बल्कि उसी साजिश का हिस्सा था जिसमें हर कोई दूसरे को धोखा दे रहा था। यह सुनते ही शारदा देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कांपते हुए करण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, बेटा, मैंने तेरे साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। तू हर बार मेरा सम्मान करता रहा और मैं हर बार तुझे गलत समझती रही। करण की आंखें भी भर आई। उसने माँ के हाथ पकड़कर नीचे कर दिए और बोला, माँ, गलती आपकी नहीं, उस झूठ की थी जिस पर आपने भरोसा कर लिया। तभी काव्या आगे बढ़ी। शारदा देवी उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी, मैंने तुझे बिना किसी कसूर के हर दिन अपमानित किया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। काव्या की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने धीरे से कहा,
माँ, अगर मैं आज भी आपको माफ़ न करूँ तो फिर मेरे और उन लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा जिन्होंने इस घर को तोड़ने की कोशिश की। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उसी समय पुलिस भी पहुंच गई। महेश और उसके साथियों के खिलाफ पहले से जुटाए गए सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राघव ने भी सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने रोते हुए कहा, माँ, आपने मुझे इतना ज़्यादा चाहा कि मैं अच्छा इंसान बनना ही भूल गया। मुझे लगा जो चाहूँगा मिल जाएगा। शारदा देवी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, बेटे से ज़्यादा गलती मेरी थी। मैंने प्यार नहीं पक्षपात किया और उसी ने मेरा घर उजाड़ दिया। कुछ महीनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब शारदा देवी सबसे पहले काव्या के हाथ की बनी चाय पीती, करण के साथ खेत जाती और हर त्योहार पर दोनों बहुओं को एक जैसा सम्मान देती। राघव ने अपनी सज़ा पूरी होने के बाद गांव लौटकर सबसे पहले करण और काव्या से माफ़ी मांगी। करण ने उसे गले लगा लिया। शारदा देवी ने उसे दिन पूरे गांव के सामने सिर्फ एक बात कही, जिस घर में माँ का प्यार बराबर बंटता है वहाँ खुशियाँ बढ़ती है, लेकिन जहाँ माँ का पक्षपात शुरू होता है वहीं रिश्तों की मौत भी शुरू हो जाती है। उनके यह शब्द सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर किसी को लगा जैसे यह कहानी सिर्फ शारदा देवी के घर की नहीं बल्कि उन सभी परिवारों की है जहाँ बिना वजह एक बेटे को सिर पर बिठाया जाता है और दूसरे को हमेशा कम समझा जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।